छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है नारायणपुर। बेसिकली ये एक ज़िला है और इसी में गांव पड़ता है इडका। और इस गांव में एक स्कूल है और इस स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है। उसकी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी। वो बच्ची वैसे तो बड़ी चंचल स्वभाव की थी, लेकिन आज ना जाने इस बच्ची को क्या हुआ। स्कूल आती है, बिल्कुल गुमसुम सी रहती है, ना किसी से बोलती है ना चालती है। बच्चे जब उसके साथ थे, दोस्त उससे कहते कि यहाँ चले वहाँ चले या खेलेंगे, तो जाती भी थी तो इतना रिस्पॉन्स नहीं देती थी। टीचर उसकी चंचलता की मिसालें दिया करते थे कि बच्ची खेलती बहुत है लेकिन होशियार भी है। और कोई टीचर उससे आज कोई सवाल पूछता है तो दबे कुचले से अंदाज में उनके सवाल का जवाब भी देती है। अब टीचर भी उसको देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ, आज ये बच्ची चुप क्यों है। उसके दोस्त जो साथी होते हैं वो भी देखते हैं, आज ये बच्ची बहुत ज़्यादा चुप है, किसी से बोलचाल नहीं रही, इसका किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है, वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम सुबह से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम चुप हो, किसी से बोलचाल नहीं रही। तो वो बच्ची उसको पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी जब फ्रेंड उस पर दबाव डालती है कि हुआ क्या है, मुझे बताओ, मैं हो सके मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो वो बच्ची बोलती है, दरअसल बात ये है कि आज मुझे पीरियड आया है। अब उसकी जो साथी दोस्त थी, हो सकता है उसके लिए ये शब्द नया हो, उसे ना जानकारी हो कि पीरियड क्या होता है, तो पीरियड शब्द को जोर से बोल बैठी, क्या तुम्हें पीरियड आया है। वो पूछती है, ये पीरियड क्या होता है। तो जो उसकी दोस्त होती है वो उससे कहती है, अभी तुम शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि पीरियड क्या होता है। लेकिन वो लड़की जब गलती से इस शब्द को तेज बोल देती है कि तुम्हें पीरियड आया है, तो ना जाने कैसे इस बात को एक टीचर सुन लेता है। अब क्लासेस आगे चलती हैं। जैसे ही इंटरवल होने वाला होता है, उससे पहले ही एक प्यून आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें सर ने बुलाया है। जो क्लास टीचर सर हैं वो उस लड़की को बुलाते हैं। अब लड़की पहले से ही परेशान थी, फर्स्ट टाइम शायद उसको पीरियड आया था, उसको पेन हो रहा था। अब जैसे तैसे करके वो क्लास टीचर सर के पास जाती है। अब वो जैसे ही टीचर के पास पहुंचती है कि सर क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया, तो जो टीचर होता है उससे डायरेक्ट ही पूछ बैठता है कि क्या तुम्हें पीरियड आया है। अब वो लड़की जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल थी, वो एक मेल आदमी के मुंह से इस शब्द को सुनती है तो वो थोड़ी सहम जाती है कि सर ये क्या पूछ रहे हैं, और वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन वो टीचर उससे दोबारा से पूछता है, क्या तुम्हें पीरियड आया है। अब लड़की कुछ देर तक सोचती है और फिर इशारे में अपना सर हिलाते हिलाते कहती है कि हाँ सर, मुझे पीरियड आया है। अब कुछ देर तक तो वो टीचर उस बच्ची को घूरता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुस्से में बोलता है कि जब तुम्हें पीरियड आया है तो तुम स्कूल क्यों आई हो। अब वो बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल थी, उसको कुछ पता भी नहीं था। वो मन में सोचती है शायद उससे कोई गलती हुई है, पीरियड के समय पे शायद स्कूल नहीं जाते होंगे। अब वो लड़की चुपचाप खड़ी है और वो टीचर उसे डांट रहा है। वो उससे कह रहा है कि ऐसे हाल में तुम स्कूल कैसे आई, ये शिक्षा का मंदिर है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे हाल में भी स्कूल आ गई, और अगर तुम इस हालत में स्कूल आ ही गई हो तो तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। वो लड़की चुपचाप सर झुकाए वहाँ पे खड़ी रहती है और उस टीचर की सारी बातें सुन रही होती है। वो टीचर उससे कहता है कि तुम्हें कल 500 रुपये लाकर स्कूल में जमा करने होंगे, और हाँ एक और चीज़ है, जैसे कि तुम इस पीरियड के बारे में किसी को नहीं बता रही, वैसे ही तुम्हें एक और चीज़ है जिसके बारे में किसी को नहीं बताना। वो लड़की जो सर झुकाए हुए खड़ी होती है, ऊपर सर करती है और सर से पूछती है कि सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे किसी को नहीं बतानी। वो टीचर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा, हो सकता है कि तुम्हें मेरे साथ किसी दिन रात भी बितानी हो। अब जैसे ही रात बिताने वाली बात वो लड़की सुनती है, वो सन्न हो जाती है और वहाँ से चुपचाप जाने ही लगती है कि टीचर तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को अपनी ओर खींचता है तो वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके सीने पर हाथ फेरने लगता है। वो लड़की की उम्र कम थी, वो घबराई हुई थी, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। अब थोड़ी देर बाद दरवाजे पे कुछ आहट होती है कि लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो टीचर उस लड़की को छोड़ देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़की वहाँ से भागकर अपनी क्लास में चली जाती है और क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वो डरी सहमी सी रहती है, किसी से बात नहीं करती। अब छुट्टी हो जाती है, वो लड़की दूसरे दिन स्कूल नहीं आती।
अगर वो स्कूल आए भी तो उसे ये डर था कि कहीं टीचर उससे 500 रुपये ना मांग ले, और अपने घर वालों को भी कैसे कुछ बता दे कि टीचर ने उसके साथ क्या किया था, उसे इसका भी डर था। अब ऐसे करके ही वक्त गुजर जाता है। अब थोड़े समय बाद इसी तरह से एक दूसरी लड़की को पीरियड आता है। अब जब दूसरी लड़की को पीरियड आया होता है जो कि इसी की क्लास में पढ़ती है, तो इसे पता चल जाता है कि उस लड़की को पीरियड आता है। ये उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि यार किसी को बताना नहीं कि तुम्हें पीरियड आया है। तो वो लड़की बोलती है इसमें छुपाने वाली बात क्या है, यहाँ तो सभी लड़कियाँ हैं, इन सबको पीरियड आता होगा। वो कहती है नहीं, अगर कोई जान गया कि तुम्हें पीरियड आया है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो लड़की पूछती है क्या दिक्कत आ जाएगी। वो कहती है कि मैं तुमसे जो बोल रही हूँ तुम मेरी बात को समझो, इस बात को किसी को नहीं बताना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब क्लास चलती है। अब थोड़ी ही देर बाद एक प्यून आता है और वो उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सर ने बुलाया है। अब ये लड़की उन सर के पास जाती है और लगभग 1 घंटे बाद ये लड़की रोती हुई वहाँ से वापस आती है। अब जब वो लड़की रोती हुई वहाँ से वापस आती है तो पता चलता है कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है जो पहले वाली लड़की के साथ हुआ। अब ऐसे ऐसे करके लड़कियों को क्लास से बुलाया जाता था। पता चलता है कि कईयों टीचर बदल बदल के उन लड़कियों के साथ गलत हरकत किया करते थे। कभी कोई टीचर कपड़ों में हाथ डालता, कभी कोई टीचर पीरियड के नाम पर 500 रुपये स्कूल में जमा करने के लिए बोलता, तो कभी कोई टीचर अपने साथ रात गुजारने के लिए बोलता, और साथ में उन्हें ये कहकर धमकाया जाता था कि अगर तुमने अपने घर पे किसी को बताया तो तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थीं 100 में से 90 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। अब वक्त गुजरता जा रहा था, कुछ लड़कियों के नए एडमिशन भी हो रहे थे स्कूल में और उनके साथ भी यही सब कृत्य किए जा रहे थे। लगभग 4 टीचर थे जिनमें कि एक प्रिंसिपल था और 3 टीचर अलग अलग विषय के थे, और ये चारों मिलकर उन लड़कियों के साथ ये गलत हरकत किया करते थे। वो लड़कियों के कपड़ों में हाथ डाला करते थे, उनके साथ गलत हरकत किया करते थे। लड़कियां भी स्कूल में आने से घबराती थीं। उनके घर वाले उनसे पूछते थे कि स्कूल क्यों नहीं जा रही, तो वो अपने घर वालों को कुछ ना बता के वो चुपचाप कोई बहाना बनाती थी और स्कूल नहीं आती थी। लेकिन इसी दौरान 26 फरवरी यानी कि अभी 20-25 दिन पहले की बात है, 26 फरवरी को उस स्कूल में एक एनजीओ आता है जिसका नाम यूनिसेफ था। एनजीओ का काम था कि वो अलग अलग स्कूलों में जाएं, खास तौर पे उन स्कूलों में जाएं जिन स्कूलों में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, और उन लड़कियों की काउंसलिंग करती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी तो नहीं है, या क्या तुम्हें टीचर तो परेशान नहीं करते, या कोई और परेशानी हो तो वो उन्हें बताएं। और अब ऐसे ही एक टीम इस स्कूल में आती है और वहाँ पे लड़कियों से पूछती है कि बेटा तुम्हें इस स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब एक ऐसा स्कूल जिसमें कि लड़कियों के साथ में तमाम प्रताड़नाएं हो रही हैं, अब उनके मन में इस शब्द को सुनकर एक ललक बस जागती है। वो सोचती हैं कि इस एनजीओ को इस स्कूल के बारे में, अपने बारे में सच्चाई बता देनी चाहिए, ताकि आगे से इस स्कूल में जो भी लड़कियां आएँ उनके साथ में कोई गलत हरकत ना हो। और अब जब उन एनजीओ वालों ने उन लड़कियों के चेहरे को देखा तो उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि ज़रूर इन लड़कियों के साथ में यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अब वो सब लड़कियों को एक एक करके अलग अलग बुलाकर पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब शुरुआत में तो उन लड़कियों ने थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन जब वहाँ पे कई महिलाएं थीं वो उनसे कहती हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें बताओ, कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनमें से कोई लड़की उस एनजीओ की एक औरत को बताती है कि मैम जब जब हम इस स्कूल में आते हैं तो हमारे टीचर हमारे कपड़ों में हाथ डालते हैं, हमें धमकाते रहते हैं, हमें उत्पीड़न देते हैं, और जब हमें पीरियड आता है तो हमें स्कूल आने के लिए 500 रुपये या 1000 रुपये मांगा जाता है फ़ाइन के लिए। और साथ ही जब कोई फिजिक्स या बायोलॉजी की क्लास होती है तो टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो वो प्रैक्टिकल के नाम पर हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं। और साथ ही हमसे ये कहा गया है कि हम अगर इस बारे में किसी को बताएंगे या किसी से कहेंगे तो वो लोग हमारे माता पिता को मरवा देंगे और हमें बर्बाद कर देंगे, और हम गरीब घर के लोग हैं। अब जैसे ही एनजीओ वाले इस बात को सुनते हैं वो इस बात को सुनकर सन्न रह जाते हैं और वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं, और वापस जाकर जो वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर वाली कमेटी होती है उनको जाके ये वाली बात बताते हैं।
26 तारीख को एनजीओ आया था और 27 तारीख को उस स्कूल में वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी के लोग आते हैं। अब आने के बाद वो इन लड़कियों को अलग अलग करके बुलाते हैं और इनसे ये बात पूछते हैं। जब लड़कियों से ये वाली बात पूछी जाती है तो वहाँ की लड़कियाँ अपने साथ में हुई आपबीती को उनको बताती हैं। अब एनजीओ वाले इस बात को सुनकर वापस चले जाते हैं। ये 27 तारीख का दिन था। अब 28 तारीख को वो एनजीओ वाले लोग दोबारा से आते हैं अपनी पूरी तैयारी करके, ताकि इन लड़कियों का बयान दर्ज कराया जा सके। और 28 फरवरी 2024 को इन लड़कियों का बयान दर्ज किया जाने लगा। अब जैसे जैसे ये बात स्कूल के बाहर फैलने लगी तो वहाँ के लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से रोक दिया। अब इसके बाद फरवरी महीना गुजर जाता है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि फरवरी 26 तारीख से ये बात चल रही थी और फरवरी महीना गुजर जाता है और अभी तक इस स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब 1 मार्च आ जाती है और 1 मार्च तक जब इस स्कूल के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एनजीओ वाले लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी, एफआईआर लिखाई थी, लेकिन कोई भी इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अब वो लोग क्या करते हैं, वुमेन कमेटी और चाइल्ड वेलफेयर वाले लोग अब डीएम साहब के पास जाते हैं और डीएम साहब को एक पत्र लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आप लोग इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। डीएम साहब और एसपी साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो उस स्कूल के पास नज़दीकी थाना था उसमें वो इत्तला करते हैं कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब जैसे ही ये खबर थाने में आती है तो थाने के जो दरोगा जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, लगभग 15 से 20 लड़कियों का शोषण का मामला था। अब थाने के लोग 2 तारीख को उस स्कूल में आते हैं और जो लड़कियां थी जिन्होंने ये वाली बात बताई थी उन सभी लड़कियों का बयान दर्ज करते हैं। स्कूल में आके वो बयान दर्ज करके और जो खाना पूर्ति होती है वो करके वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो उन लड़कियों का शोषण अभी भी हो रहा है, क्योंकि हर बार अलग अलग लोग आते थे और उनसे पूछते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो लड़कियां अपनी बेइज्जती कराते हुए अपनी सारी बात उन लोगों को बताती थीं। अब जब 2 तारीख को पुलिस स्कूल में जाती है तो वहाँ के लोग देखते हैं कि पुलिस स्कूल में क्यों आई, तो आसपास के लोगों को और ज़्यादा पता चलने लगता है कि इस स्कूल में लड़कियों के साथ में शोषण हो रहा है। अब वहाँ के लोग भी उस स्कूल पे आना शुरू कर देते हैं और आखिर में इस मामले में पॉलिटिक्स एंट्री लेता है और आसपास के इलाके के जो लीडर्स थे, जैसे कि यादव समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, वो सब लोग अपनी अपनी कमेटी बनाते हैं और उस स्कूल जाते हैं। और आसपास में जो महिला विधायक वगैरह थी वो भी उस स्कूल में जाती हैं। वो सभी लोग वहाँ पे एक साथ पहुँचते हैं, वहाँ पे धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। और अलग अलग चाइल्ड वेलफेयर के लोग वहाँ पे स्कूल पे दबाव बनाते हैं। दोस्तों, आप ही सोच के देखिए कि एक प्रिंसिपल और 3 टीचर इतने पावरफुल हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे कई विधायक आ जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लोग आ जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब जब पुलिस से पूछा गया तो जब पुलिस बताती है कि ये लोग फरार हो गए हैं। लेकिन अब आप ही सोचिए कि आज के समय पे इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या कोई ऐसे आसानी से फरार हो सकता है अगर पुलिस ना चाहे तो? लेकिन अब आप ही सोचिए कि एक स्कूल जिसे कि हम विद्या का मंदिर मानते हैं, वहाँ पे 50-50 लड़कियों से पीरियड के नाम पर 500 और 1000 रुपये मांगे जाते हैं। अगर ना दें तो उनके साथ शोषण किया जाता है, और वो भी 2024 में, जबकि देश इतना विकासशील हो चुका है। और क्लास 8 से ऊंची लड़कियों के साथ कहा जाता है छोटी क्लास की लड़कियों के साथ भी शोषण किया जाए और उन लड़कियों के ब्रेस्ट पे हाथ फेरा जाए। कईयों लड़कियां तो बहुत छोटी थी, उनको तो पता भी नहीं था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। उन बच्चियों को तो ये लगता था कि शायद टीचर उन्हें कुछ समझा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ना जाने कितने समय से उस स्कूल में हो रही होंगी। कई लड़कियां तो ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके साथ रेप हुआ हो। अपने परिवार, अपनी इज्जत, इसके डर से उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया होगा। और कई लड़कियां तो ऐसी भी थीं, उन लड़कियों का इन्होंने वीडियो बनाया हुआ था। इन्होंने उनसे साफ साफ कहा हुआ था कि अगर तुमने कभी किसी से ये वाली बात बोली तो तुम्हारी वीडियो को हम वायरल कर देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। और कई लड़कियां तो ऐसी थीं कि जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कोई और स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उस लड़कियों के मन में ये जज्बा था कि ज़्यादा नहीं, कम से कम हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तो यहाँ से ले लें।
और ऐसी ही लड़कियों को इन टीचर्स ने धमका के रखा था कि अगर तुमने कहीं पे भी मुंह खोला तुम्हें 8th में या 7th में फेल कर देंगे। अगर हमने तुम्हें फेल कर दिया तो तुम्हें घर पे तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि तुम्हारा साथ में भविष्य भी खराब हो जाएगा। और इन लड़कियों को इसी वजह से डरा धमकाकर इनका शोषण किया गया। दोस्तों, जब ये खबर मेरे सामने आई तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस खबर को आपको सुनाना चाहिए, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि लड़कियों के साथ स्कूल में ऐसा भी होता है। क्योंकि ये बात ज़रूरी नहीं कि ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के इड़का गाँव की हो। कईयों स्कूल आज भी ऐसे हैं जहाँ पे कि टीचर्स बच्चों के साथ गलत काम करते हैं और उन्हें धमका कर रखते हैं, और बच्चियां बेचारी मजबूर होती हैं, डरी हुई होती हैं। वो सोचती हैं कि अगर हमने ये वाली बात अपने माता पिता को बताई तो हमारे माता पिता हमारी ही गलती लेंगे और हमें स्कूल जाने से रोक देंगे। लेकिन कायदे से जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक सलाह दी जाती है कि वो अपनी बच्चियों को इतना सशक्त बनाएं, उनको इतना भरोसा दें कि उनके साथ में जो भी गलत हरकत हो वो पहली बार में ही आपको आके बता दें, ताकि आगे उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो और उनका भविष्य सुधर सके। तो फिलहाल ये थी आज की सच्ची घटना, और उम्मीद है कि आप इस सच्ची घटना के बारे में अपनी राय ज़रूर रखेंगे। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था।